टू दिस ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के कुछ स्टेप्स पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मीन्स पराग कणों का अंकुरण। सेकंड था स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। फिर था पाथ या वे ऑफ पोलन ट्यूब। फोर्थ स्टेप था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into ओव्यूल। 5 था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into एम्ब्रियो सैक। 6 स्टेप आएगा इसमें रिलीजिंग एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स। 6 है गैमेट फ्यूजन इनटू एम्ब्रियो सैक। तो अब तक की क्लासेस में हमने यहाँ तक की स्टेप्स पढ़ी थी। वो स्टेप्स क्या क्या थी? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे हुआ? स्टिग्मा पे अवशोषित जल एवं नमी का अवशोषण करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के हेल्प से जर्म पोर के थ्रू उसने जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया था। फिर इसके बाद में ये स्टेप आई कि उसकी ग्रोथ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो पोलन ट्यूब के लिए पोलन ट्यूब सेल्यूलोज की बनी हुई होती है या पैक्टिन की बनी हुई होती है, और इसके बारे में कंप्लीट मैंने बता दिया था। थर्ड स्टेप था पाथ या वे ऑफ पोलन ट्यूब। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो पोलन ट्यूब है उसका वे उसकी स्टाइल पे निर्भर करता है कि उसकी स्टाइल की लेंथ या उसकी आंतरिक बनावट कैसी होगी या स्टाइल की चौड़ाई कैसी होगी, उस हिसाब से ही पोलन ट्यूब का मार्ग तय होगा। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि स्टाइल 3 टाइप से डिवाइड होती है, क्योंकि उसमें जो ट्रांसमिटिंग टिश्यूज़ होते हैं या प्रेक्षण ऊतक होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन या उनके अरेंजमेंट के बेस पे स्टाइल 3 टाइप की थी। कौन कौन सी? ओपन, हाफ क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। ओपन में चौड़ी नलिकाकार संरचना थी जिसकी एपिडर्मिस की सेल्स श्लेष्मा स्रावित करती है, जिससे कि पोलन ट्यूब को मार्ग प्रदान हो सके। सेकंड थी हाफ क्लोज्ड, उसके अंदर ट्रांसमिटिंग टिश्यूज उस चौड़ी नलिका को थोड़ा बंद कर देते हैं और एक सकरा मार्ग प्रदान करते हैं पोलन ट्यूब को गुजरने के लिए, और पोलन ट्यूब उस बचे हुए स्थान में से ग्रोथ करती हुई ओवरी तक पहुंचती है। फिर देखो आप, थर्ड टाइप कौन सा था? क्लोज्ड टाइप। उसमें ट्रांसमिटिंग टिश्यूज कंप्लीट स्टाइल को अवरुद्ध कर देती है या बंद कर देती है, और उस ट्रांसमिटिंग टिश्यूज या प्रेक्षण ऊतकों के मध्य उपस्थित अंतर स्थान में से पोलन ट्यूब गुजरती हुई ओवरी तक पहुंचती है। फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो इस स्टेप में अपन ने क्या पढ़ा था कि पोलन ट्यूब का ओवरी में किस तरह प्रवेश होता है या ओव्यूल में किस तरह प्रवेश होता है। तो मैंने इस
पोलन ट्यूब की एंट्री को भी 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? पोरोगेमी। तो पोरोगेमी में मैंने क्या बताया था? अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइलर साइड से होके गुजरती है तो इसे पोरोगेमी कहते हैं। फिर कहते हैं चैलेजोगेमी। उसमें मैंने क्या बताया था? चैलेजल साइड से अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश कर रही है तो इसे चैलेजोगेमी कहते हैं। फिर थर्ड मैंने इसमें क्या बताया था? मीजोगेमी। तो अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स या आध्य आवरणों से होकर गुजरती है तो इसे मीजोगेमी कहते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने कौन कौन से बताए थे? यहाँ पे मैंने बताए थे पोरोगेमी में मोस्टली एंजियोस्पर्म, जो मतलब कि मोस्टली एंजियोस्पर्म में ओव्यूल में पराग नलिका का प्रवेश माइक्रोपाइलर साइड से होता है। और एक ग्रुप है या एक प्लांट है कैजुराइना। कैजुराइना में चैलेजल साइड से पोलन ट्यूब का प्रवेश देखा गया था और क्यूक्यूरबिटेसी फैमिली या क्यूक्यूरबिट्स में इंटेग्यूमेंट्स के साइड से पोलन ट्यूब का प्रवेश देखा गया था। फिर आपके जो न्यू है वो है न्यू स्टेप एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में अब तक बात हुई कहाँ की कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे हुआ, उसमें पराग नलिका का निर्माण कैसे हुआ, उसकी संरचना कैसी थी और वो किस तरह ग्रोथ करती है। फिर आया था कि उसका मार्ग क्या होता है कि वो स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से ओवरी में जाती है। ठीक है। फिर उसका था कि ओव्यूल में उसका प्रवेश कैसे होता है या किस तरह से होता है, चैलेजल साइड से होता है कि माइक्रोपाइलर साइड से होता है कि इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा होता है। फिर आपके 5th स्टेप है जो मैं इस क्लास में कवर करवाऊंगी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। मीन्स एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब का प्रवेश किस तरह होगा वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब का प्रवेश कई टाइप से हो सकता है, तो मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। यह है इसकी चैलेजल साइड, यह है इसकी माइक्रोपाइलर साइड। ठीक है। ये है एंटीपोडल सेल और यह है सिनर्जिड सेल्स और यह है एग सेल और ये है पोलर न्यूक्लियाई। तो एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और ये 2 सिनर्जिड सेल्स। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जिसमें ये भी आता है और ये भी आती है, इसे बोलते हैं एग एपरेटस और ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब देखना कि पोलन ट्यूब जो होती है वो किस तरह से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है, तो ये जानना जरूरी है कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब किसी भी तरह से प्रवेश कर सकती है। वो माइक्रोपाइल साइड से कर सकती है, वो चैलेजल साइड से कर सकती है, वो इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से भी ओव्यूल में प्रवेश कर सकती है। लेकिन जब वो एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी तब वो हमेशा माइक्रोपाइलर साइड से ही या बीजांड द्वारीय तरफ से ही उसमें प्रवेश करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एग एपरेटस माइक्रोपाइलर साइड पे ही पाया जाता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि ओव्यूल में
पोलन ट्यूब किसी भी तरह से प्रवेश कर सकती है, जैसे कि माइक्रोपाइल साइड, चैलेजल साइड और मीजोगेमिसाइड, या मैं यूँ बोलूँ कि इंटेग्यूमेंटल साइड। तो ओव्यूल में वो किसी भी तरह से प्रवेश कर सकती है, जो 3 टाइप मैंने बता दिए वो उन्हीं तरह से उसमें प्रवेश करेगी। लेकिन जब वो एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करेगी तो हमेशा से ही बीजांड द्वारीय या माइक्रोपाइलर साइड से ही प्रवेश करेगी। क्यों? क्योंकि जो एग एपरेटस पाया जाता है वो हमेशा ही माइक्रोपाइल साइड पे पाया जाता है। तो इसलिए पोलन ट्यूब हमेशा एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइलर साइड से ही प्रवेश कर सकती है। और ये जो एम्ब्रियो सेक है इसमें पोलन ट्यूब निम्न तरह से प्रवेश करेगी, या तो वो एम्ब्रियो सेक की वॉल या सिनर्जिड, ये जो सिनर्जिड सेल है मैं आपको बता चुकी, ठीक है। तो या तो वो एम्ब्रियो सेक की वॉल एवं सिनर्जिड के मध्य से प्रवेश करेगी, ठीक है, मीन्स ऐसे, या वो किसी सिनर्जिड सेल को भेदते हुए एग सेल में प्रवेश करेगी, ठीक है, और या फिर वो एग सेल व सिनर्जिड सेल के मध्य से होके प्रवेश करेगी। इस तरह ये 3 तरह से प्रवेश करेगी। कौन कौन से प्रवेश होंगे मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। या तो वो एम्ब्रियो सेक वॉल प्लस सिनर्जिड सेल्स के बीच से प्रवेश करेगी, फर्स्ट तो ये। सेकंड क्या होगा कि ये एग सेल व सिनर्जिड सेल के मध्य से प्रवेश करेगी, या फिर तीसरी कंडीशन होगी कि ये सिनर्जिड सेल को भेद कर निकलेगी। तो ये तीनों कंडीशन मैंने बता दी है कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब का प्रवेश किस तरह होगा कि या तो वो एम्ब्रियो सेक की वॉल व सिनर्जिड सेल के मध्य से होके एग सेल में प्रवेश करती है, या फिर वह सिनर्जिड सेल व एग सेल के मध्य से होके एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करेगी, या फिर वो किसी एक सिनर्जिड सेल को भेद कर एग सेल में प्रवेश करेगी। इस तरह ये 3 टाइप से इसमें प्रवेश करती है, लेकिन इसका प्रवेश हमेशा ही माइक्रोपाइलर साइड से होता है। एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब का प्रवेश हमेशा माइक्रोपाइलर साइड पे ही होगा, क्योंकि एग एपरेटस उसी साइड पे पाया जाता है। और ये एम्ब्रियो सेक की वॉल व सिनर्जिड सेल के मध्य से भी प्रवेश कर सकती है। ये किसी एक सिनर्जिड सेल को भेदकर भी इस एग सेल के पास जा सकती है, या उसके अलावा ये एग सेल और सिनर्जिड सेल दोनों के मध्य से भी होकर गुजर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये प्रायः कुछ प्लांट्स में पोलन ट्यूब के प्रवेश से पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो प्रायः या जनरली प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में या सामान्य ये देखने को मिलता है कि उनमें से एक सिनर्जिड सेल, कोई भी, या तो ये या ये, कोई भी एक सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सेक में प्रवेश से पहले ही खत्म हो जाती है। और मक्का एवं कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं, मक्का, मेज और कस्क्यूटा, अमरबेल, इनमें दोनों सिनर्जिड सेल्स के मध्य से पोलन ट्यूब होके गुजरेगी और एग सेल में प्रवेश करती है। तो सबसे अलग क्या है? मेज एंड कस्क्यूटा, मीन्स मक्का और अमरबेल में हमेशा ही पोलन ट्यूब दोनों सिनर्जिड सेल्स के मध्य से होकर गुजरती है। अब है आपके
6 पॉइंट रिलीजिंग एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स मीन्स गैमेट्स का विसर्जन एवं गति। तो इस स्टेप में क्या होगा, तो ये है एग एपरेटस। सॉरी मैं इसको साइड में लिख रही हूँ। ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है एंटीपोडल सेल्स। एग सेल और ये दोनों सिनर्जिड सेल्स। तो पोलन ट्यूब का प्रवेश बीजांडी द्वारीय या माइक्रोपाइलर साइड से ही होता है, या मैं यूँ बोलूँ कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब का प्रवेश माइक्रोपाइलर साइड से ही होता है हमेशा। तो मैंने बताया था कि सिनर्जिड सेल्स में विशेष प्रकार का स्थूलन होता है जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल्स द्वारा स्रावित स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होती है। तो जब पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल में प्रवेश करती है और माइक्रोपाइलर साइड से जब एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है, उस वक्त क्या होता है कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस में प्रवेश करेगी। तो फिलीफॉर्म एपरेटस में जब ये प्रवेश करती है तो उसमें उपस्थित विभिन्न एंजाइमों की सहायता से इस पोलन ट्यूब पे छिद्र का निर्माण हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि सिनर्जिड सेल्स विशिष्ट प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है और जब पोलन ट्यूब एग सेल में प्रवेश करती है तब ये उसको मार्ग प्रदान करने के साथ साथ क्या करता है कि इसमें उपस्थित कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम की सहायता से पोलन ट्यूब पे छिद्र बन जाता है। इस छिद्र से सिनर्जिड सेल में 2 मेल गैमीट व एक ट्यूब न्यूक्लियस मुक्त हो जाता है। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये सिनर्जिड सेल है। इस सिनर्जिड सेल में जब माइक्रोपाइलर साइड से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है तो फिलीफॉर्म एपरेटस की सहायता से वो उसमें घुसेगी। उसके बाद में उसमें उपस्थित विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स के हेल्प से इस पोलन ट्यूब में छिद्र बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस सिनर्जिड सेल में 2 तो मेल गैमिट और एक ट्यूब न्यूक्लियस मुक्त हो जाता है। फिर जो मेल गैमिट होते हैं, इन मेल गैमिट में कौन सी गति पाई जाती है? अमीबीय गति। इस अमीबीय गति के कारण एक मेल गैमिट तो एग सेल के न्यूक्लियस के पास चला जाता है और एक मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके संलयन दर्शाता है। तो इस स्टेप में
रिलीजिंग एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स में इस स्टेज में क्या होगा, या इस स्टेप में क्या होगा कि माइक्रोपाइलर साइड से पोलन ग्रेन एंट्री करेगी और फिलीफॉर्म एपैरेटस की सहायता से वो उसमें प्रवेश तो पा लेगी और उसमें उपस्थित विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की हेल्प से इस पोलन ट्यूब में छिद्र बन जाते हैं, जिससे उस सिनर्जिड सेल में एक ट्यूब न्यूक्लियस व 2 मेल गैमेट्स मुक्त हो जाते हैं। और जो ये मेल गैमेट्स होते हैं इनमें अमीबीय गति पाई जाती है, जिसके कारण ये अमीबीय गति करके एक मेल गैमेट तो एग सेल के न्यूक्लियस के पास चला जाता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाता है और संलयन दर्शाता है। फिर है आपके गैमेट फ्यूजन इनटू एम्ब्रियोसेक मीन्स एम्ब्रियोसेक में युग्मक संलयन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैंने बता दिया था आपको कि सिनर्जिड सेल में उपस्थित 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियाई मुक्त कर दिया जाता है सिनर्जिड सेल में, जिनमें से एक तो कहाँ जाएगा, एग सेल के पास, और दूसरा कहाँ जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। तो इसे निम्न स्टेप्स में अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम कि एक एग सेल प्लस एक मेल गैमेट, तो क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जाइगोट कौन सा होगा, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि एग सेल भी हैप्लॉइड थी और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था। तो हैप्लॉइड मिक्स होके इन्होंने क्या बनाया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब एक एग सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इससे ट्रू फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहते हैं। और इससे जाइगोट बनता है जो नेचर में डिप्लॉइड होता है। फिर देखना, एक पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक और पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैंने बताया था सप्त कोशिकीय अष्टकेंद्र की अवस्था में क्या बताया था कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैंने इस स्ट्रक्चर में बीच में जो स्ट्रक्चर बताई थी ये होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसका निर्माण कौन करते हैं, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो ये नेचर में कौन से हो गए, हैप्लॉइड। प्लस में मैंने 2 मेल गैमेट बताए थे। एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ होगा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस या इन पोलर न्यूक्लियस के साथ में। ये भी नेचर में हैप्लॉइड होता है। जब इनका संलयन होता है तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म, जो नेचर में ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड कैसे होगा कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो N 2N, उसके बाद में एक और मेल गैमेट जो इनके साथ फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, तो 3N मिलके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। जब अब तीसरा इसमें क्या होगा कि, और ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
जब एक एग सेल एक मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करती है तो इसे बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n होता है और एक मेल गैमेट जो हैप्लॉइड होता है, ये तीनों फ्यूज होके या ये दोनों फ्यूज होके जब एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो वो होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन इन दोनों को कंबाइन में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इस तरह एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रू फर्टिलाइजेशन में एक एग सेल और एक मेल गैमेट बन के जाइगोट बनाते हैं मिलके, और ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड होता है और एक हैप्लॉइड मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म या त्रिगुणित अवस्था का निर्माण करता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइन में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी खोज का श्रेय जाता है स्ट्रॉसबर्गर को, और इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? इसकी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? नवाश्चिन ने। तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाश्चिन ने की और फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाश्चिन ने की थी। और इस फर्टिलाइजेशन के क्या यूज़ हैं कि इससे माता व पिता दोनों के गुणसूत्र मिक्स होके जो संतति बनती है वो दोनों के गुणों युक्त होती है। मीन्स एग सेल प्लस में और मेल गैमेट मिलके माता और पिता दोनों के जो आनुवंशिकी पदार्थ है वो मिक्स होंगे, तो जो प्रोजेनी होगी वो दोनों के मिक्सअप से होगी। सेकंड क्या है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ये बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये एंडोस्पर्म विकास करते हुए भ्रूण को, मीन्स इस जाइगोट से आगे भ्रूण का निर्माण होगा, तो ये विकास करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और इस तरह आपके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही यूनिट भी ख़त्म होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।